रेटिंग एजेंसियों को सताने लगा है थर्ड फ्रंट की सरकार का डर। मूडीज ने कहा थर्ड फ्रंट की सरकार आई तो भागने लगेंगे विदेशी निवेशक। सरकार की सख्ती आई काम, जनवरी में व्यापार घाटा आधा हुआ। सोने के इंपोर्ट में 77% की जोरदार कमी। आईटी कंपनियों को जल्द सुनहरे दिनों का भरोसा। नैसकॉम ने ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 15% किया। इस साल $100 अरब एक्सपोर्ट का टारगेट। यूपीए सरकार कल पेश करेगी अंतरिम रेल बजट। किसी बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं, लेकिन वोटरों को लुभाने के लिए कई छोटे मोटे ऐलान मुमकिन। 11,000 करोड़ का वोडाफोन टैक्स विवाद फिर उलझा। सरकार का सुलह से साफ इनकार। कहा वोडाफोन की शर्तों पर नहीं करेंगे समझौता। टाटा स्टील घाटे से मुनाफे में आई। सीसीटीएमआई में हुआ 1520 करोड़ का मुनाफा। और कल आईआईपी आंकड़ों से पहले शेयर बाजार में छाए सुस्ती के बादल। सेंसेक्स निफ्टी मामूली बढ़त पर बंद। नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भाटिया और मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आगे बढ़ने से पहले कुछ दूसरी बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। 2014 में भी नहीं घूम रहा है ऑटो सेक्टर का पहिया। जनवरी में बिक्री 7.5% कम। खराब ग्रोथ का लगातार चौथा महीना। खत्म होगा मोदी का 9 साल पुराना बहिष्कार। अमेरिकी राजदूत ने मांगा मोदी से मिलने का वक्त। 13 फरवरी को अहमदाबाद में मीटिंग मुमकिन। आईआईएम जैसे बड़े संस्थानों में भी है नजर आ रहा मंदी का असर। अहमदाबाद कैंपस से बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां नदारद। और नौकरी बदलने के बावजूद नहीं बदलेगा आपका पीएफ नंबर। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह अब यूनिवर्सल पीएफ नंबर की तैयारी। आज कई सुकून देने वाली और कई फिक्रमंद करने वाली खबरें आई हैं, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हम अच्छी खबरों से कर रहे हैं। व्यापार घाटे पर लगाम लगती दिख रही है, वो घटकर आधा रह गया है। इधर नेस्कॉम ने उम्मीद जताई है कि आईटी इंडस्ट्री अपनी पुरानी रफ्तार फिर से पकड़ने वाली है। जाहिर है ये जॉब मार्केट के लिए अच्छी खबर है। इधर स्पेक्ट्रम नीलामी लगातार बढ़ती जा रही है और अब तक सरकार की झोली में करीब 60,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। वित्तीय घाटे से दो चार हो रही सरकार के लिए ये बेहद सुकून देने वाली खबरें हैं। इन सभी खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले बात व्यापार घाटे की। सरकार की कोशिशें अब रंग लाने लगे हैं। सोने चांदी के इंपोर्ट में 78% की भारी कमी के कारण जनवरी का व्यापार घाटा घटकर आधा रह गया है। एक्सपोर्ट के मुकाबले बढ़ते इंपोर्ट से परेशान सरकार को बड़ी राहत मिली है। पिछले साल जनवरी के मुकाबले इस साल जनवरी में व्यापार घाटा करीब आधा रह गया है। पिछले साल जनवरी में ट्रेड डेफिसिट जहां 1897 करोड़ डॉलर था, वो इस बार घटकर 992 करोड़ डॉलर रह गया है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही है सोने चांदी के इंपोर्ट में कमी। पिछले साल जनवरी के मुकाबले इस साल जनवरी में इन दोनों कीमती धातुओं के इंपोर्ट में करीब 78% की गिरावट आई है। Upward trend is maintained, and that's a cause of satisfaction, but there is a lot we need to do. Imports have fallen down substantially, and the balance of trade has grown negative at 18.7%, so which is something to celebrate. The trade deficit consequently has reduced. लेकिन व्यापार घाटे के मोर्चे पर मिली कामयाबी ने कुछ परेशानियां भी पैदा कर दी हैं। गोल्ड इंपोर्ट पर सख्ती की वजह से जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट 9% से ज्यादा गिर गया है। इसी तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में भी 13% की गिरावट आई है। शायद यही वजह है कि कुछ महीने तक एक्सपोर्ट की ग्रोथ जहां डबल डिजिट में थी, वो इस बार घटकर 4% से भी कम रह गई है। इससे चिंतित वाणिज्य मंत्रालय चाहता है कि वित्त मंत्रालय गोल्ड इंपोर्ट पर सख्ती में कमी लाए। इस बात की सिफारिश वित्त मंत्रालय से कर दी गई है। यानी अब सरकार के सामने व्यापार घाटे को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने के साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने की भी चुनौती है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। व्यापार घाटे के मोर्चे पर तो अच्छी खबर आई ही। आज आईटी सेक्टर की भी काफी सुनहरी तस्वीर पेश की गई है। आईटी कंपनियों ने सबसे बड़े संगठन नेस्कॉम ने दावा किया है कि बुरे दिन खत्म हुए, अब जोरदार ग्रोथ का वक्त है। उसने आईटी कंपनियों की ग्रोथ का टारगेट बढ़ाकर 15% कर दिया है, जो 3 साल में सबसे ज्यादा है। हमारे सहयोगी आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, आईटी सेक्टर में तेज ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि क्या माना जाए कि अब खराब दौर खत्म हुआ और आगे आईटी कंपनियां बेहतर करते हुए दिखेंगी? देखिए, आईटी इंडस्ट्री बॉडी नैसकॉम ने प्रेडिक्ट करा है कि आने वाले वित्त वर्ष FY15 में जो आईटी सर्विसेज का एक्सपोर्ट होगा उसमें 15% के आसपास का जंप और इसकी वैल्यू करीब $99 बिलियन तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस वित्त वर्ष FY14 के 13% से कहीं बेहतर अनुमान
देखने को मिल रहे हैं। दरअसल नैस्कॉम मानता है कि FY15 में जो IT एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 13 से 15% के आसपास की ग्रोथ होगी। ध्यान रखिए साल 2011 के बाद से सबसे बेहतर आंकड़ा है जिसकी नैस्कॉम बात कर रही है, यानी कि पिछले 3 सालों में सबसे बेहतर मोमेंटम, सबसे बेहतर डिमांड यहाँ पे शायद IT सर्विसेज की आपको देखने को मिले। लेकिन दिक्कत की बात है डोमेस्टिक IT फ्रंट पे। FY14 यानी कि इस वित्त वर्ष में 9.7% के आसपास की ग्रोथ क्लॉक हुई है, जो कि उम्मीद से कमजोर, और नैस्कॉम मानता है कि FY15 में भी केवल 9 से 12% के आसपास की ग्रोथ डोमेस्टिक IT में देखने को मिलेगी। और उसमें भी एनालिस्ट मानते हैं शायद इस गाइडेंस के लोअर एंड पे ही यहाँ पे ग्रोथ नजर आएगी आपको, यानी कि 9% के आसपास का आंकड़ा। लेकिन जो IT एक्सपोर्ट्स में रोबस्टनेस या ग्रोथ की बात करी जा रही है उसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट है IT कंपनीज के लिहाज से US, वहाँ पे अब हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोप से ऑफशोराइजेशन जो है वो बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके लिए वर्टिकल है BFSI, वहाँ पे हालात सुधर रहे हैं, वहाँ से काम ज़्यादा आ रहा है। हिस्टोरिकली ध्यान दें तो टॉप 5 IT कंपनीज जो हैं भारत में नैस्कॉम की इस गाइडेंस को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आती हैं। हालांकि साल 2009 में एक एबरेशन था जब लेमन की क्राइसिस थी, तब ऐसा आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला था, और पिछले कुछ क्वार्टर्स, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं इन्फोसिस और विप्रो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उनके कुछ इंटरनल इश्यूज थे, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स की अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो इन्फोसिस और विप्रो भी स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। उस लिहाज से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि FY15 में जब डिमांड में एक अपटर्न देखने को मिलेगा तो शायद ये दोनों कंपनीज भी पार्टिसिपेट करती हुई नजर आए। तो जिस तरह का बेहतर एक्सपेक्टेशन, जिस तरह की बेहतर गाइडेंस की नैस्कॉम ने बात करी, उसके बाद हमने देखा IT एज अ पैक में एक अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम आया। इनफैक्ट IT इंडेक्स आज सबसे टॉप परफॉर्मर था, 1% के आसपास के अपमूव के साथ ये इंडेक्स बंद होता हुआ नजर आया। शुक्रिया आशीष सारे डिटेल्स के लिए। आइए आपको अब सुनाते हैं अच्छे आउटलुक के बारे में नैस्कॉम का क्या कहना है। A number of factors which contribute to that optimism, namely the growth patterns in the US economy, the growth pattern in the global GDP, etc. Also the rise in global IT spend and the rise in global sourcing as a percentage of that. In fact, it's growing at twice the rate at which IT spend is growing. On the domestic front, obviously there's been challenges with slow decision making, and I think that will continue well into some part of this financial or FY15 financial year. और अब बात करेंगे कल आने वाले वोट ऑन अकाउंट, जिसे हम रेल बजट भी कह सकते हैं, का रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे अंतरिम रेल बजट पेश करेंगे। UPA 2 सरकार के इस अंतिम रेल बजट में किसी बड़े ऐलान की उम्मीद कम ही है, लेकिन रेल मंत्री के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस पहले रेल बजट में क्या घोषणाएं हो सकती हैं, ये बता रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अंतरिम रेल बजट पेश करते हुए कई समस्याएं खड़ी हैं, जिनमें सबसे बड़ी समस्या है रेलवे की बिगड़ती आर्थिक हालात। चुनावी माहौल के बीच रेल मंत्री पर यह दबाव भी होगा कि वो जनता को पसंद आने वाली घोषणाएं करें। हालांकि लेखा अनुदान की परंपरा उनको ऐसा करने से रोक सकती है। माना जा रहा है कि इस बार कई प्रीमियम स्पेशल ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। इन ट्रेनों का किराया हवाई यात्रा की तरह बदलता रहता है, जिससे रेलवे के राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बार कई प्रीमियम स्पेशल ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। इन ट्रेनों का किराया हवाई यात्रा की तरह बदलता रहता है, यानी रेलवे के राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना रहती है। वहीं मुसाफिरों की मांग के मुताबिक इन ट्रेनों में सीटें भी मिल जाती हैं। रेलवे ने इस तरह के कम से कम 20 प्रीमियम ट्रेनों की सूची तैयार कर ली है, जिनमें से प्रमुख है मुंबई अमृतसर, पुणे हावड़ा, हावड़ा मुंबई, पुणे पटना, लखनऊ मुंबई, पटना बंगलुरु, मुंबई चेन्नई, दिल्ली मडगांव और मुंबई जम्मू तवी। गौर करने वाली बात यह है कि क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान दिल्ली मुंबई के बीच चलाई गई प्रीमियम स्पेशल ट्रेन ने रेलवे को औसतन 37% ज्यादा राजस्व दिया। रेलवे की माली हालत को देखते हुए इतना तो तय है कि इस बार अंतरिम रेल बजट में कोई बड़ी घोषणा होने की संभावना बेहद कम है, लेकिन चुनावी साल होने के चलते रेल मंत्री मुसाफिरों के लिए खास तौर पर अपने इलाके के लोगों के लिए अगर कुछ तोहफा देते हैं तो इसमें भी हैरानी नहीं होगी। माना जा रहा है कि रेल मंत्री दक्षिण भारत में एक नया रेल मंडल बनाने की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा रेल टैरिफ अथॉरिटी, हाई स्पीड ट्रेन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, कोहरे और हादसे से निपटने की नई तकनीक और रेलवे में खान पान से जुड़े कुछ ऐलान भी अंतरिम रेल बजट में हो सकते हैं।
चुनावों के बाद नई सरकार को पूरे साल का विस्तृत बजट पेश करना होगा। ऐसे में खड़गे के पास विकल्प काफी कम है। इसी दिक्कत से निपटने के लिए कुछ दिन पहले ही रेल मंत्री ने रेल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष विवेक सहाय को अपना सलाहकार बनाया है। दीपाली नंदा, दिल्ली। स्थायी सरकार आए तब भी भारत की इकोनॉमी रह सकती है खराब, और क्या कहना है रेटिंग एजेंसी मूडीज का, देखिए आगे। और क्या तर्क है इसके पीछे, जानेंगे इकोनॉमिस्ट राजीव कुमार से इस ब्रेक के बाद। दो 2014 में सरकार कोई भी आए, इससे देश की इकोनॉमी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। दिग्गज रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि स्पष्ट बहुमत के बावजूद भी इकोनॉमी की दिक्कतें खत्म नहीं होंगी। मूडीज ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर तीसरे मोर्चे की सरकार बनती है तो विदेशी निवेश बाजार से पैसा निकाल लेंगे। मूडीज की ये आशंका कितनी जायज है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट राजीव कुमार और हमारे सीनियर एडिटर प्रदीप पांड्या। प्रदीप, आपके पास पहले आते हैं, मूडीज की इस चिंता के पीछे क्या वजह बताई गई है? अगर आप देखें तो मूडीज का एनालिसिस कुछ ऐसा है कि हेड्स आई विन, टेल यू लूज। अगर कुछ भी हो, अच्छी सरकार बने, कमजोर सरकार बने, फिर भी रेटिंग पे नेगेटिव असर तो पड़ेगा, पॉजिटिव नहीं पड़ेगा। यानी अगर थर्ड फ्रंट की सरकार आई तो रेटिंग डाउनग्रेड की संभावना लगती है, लेकिन अगर किसी एक पार्टी को बहुमत मिला, अच्छी सरकार बनी, उसके बाद भी आपको तुरंत अपग्रेड नहीं मिलेगा। इसके 3 लॉजिक दिए हैं। पहला लॉजिक ये है कि अगर आप देखें तो इतिहास में भारत में जब भी एक स्टेबल सरकार रही है तो उस समय ग्रोथ हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा एक कोरिलेशन देखने को नहीं मिलता। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये स्टैटिस्टिक्स कहां से कब तक का डेटा उन्होंने लेकर किस तरह निकाला है, क्योंकि अगर आप देखें 1990 के बाद रिफॉर्म्स शुरू हुए हैं। नरसिम्हा राव के नेतृत्व में एक सरकार थी जो करीबन मेजॉरिटी सरकार थी। उस वक्त हमारी ग्रोथ लगातार बढ़ी, 7% का हमने एक स्टेबल लेवल अचीव किया। उसके बाद कुछ वक्त के लिए सरकार कमजोर थी, फिर भी ग्रोथ का मोमेंटम बना हुआ था। हालांकि अगर आप देखें तो एनडीए की सरकार के वक्त ग्रोथ देखने को उतनी ज्यादा नहीं मिली थी। हालांकि उस वक्त एक ग्लोबल मंदी चल रही थी। उसके बाद फिर से आप यूपीए 1 में देखें तो एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। यूपीए 2 में फिर से ग्लोबल मंदी की वजह से ग्रोथ नहीं देखने को मिली। तो शायद ये कहना है यहाँ पर मूडीज का, और यही इनका दूसरा लॉजिक है कि जब भी स्टेबल सरकार हो तब ग्रोथ आए, ऐसा जरूरी नहीं है। शायद वो यूपीए 2 को और एनडीए को एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। हालांकि अगर अपने देश के इकोनॉमिस्ट से आप बात करें तो वो इससे सहमत शायद ना हो, लेकिन उनका कहना है कि ग्लोबल फैक्टर्स ज्यादा हावी होते हैं। तो एनडीए के वक्त भी ग्लोबल फैक्टर्स हावी थे, 9/11 को लेकर जब प्रॉब्लम थी तब भी ग्लोबल फैक्टर्स हावी थे, और यूपीए 2 के वक्त भी ग्लोबल फैक्टर्स हावी थे। अगर अंतरराष्ट्रीय मंदी खत्म हुई तो भारत में ग्रोथ लौटेगी, वरना नहीं। ये इनका सीधा सा एनालिसिस है। तीसरी बात जो कही गई है वो ये कि रीजनल पार्टियां जिस तरह से हावी हुई हैं उसके चलते देश में कोई भी रिफॉर्म करना मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है कि शायद यहां पर उदाहरण लिया जा रहा है रिटेल में एफडीआई को, जहां आप देखें तो नेशनल लेवल पर पॉलिसी बनानी मुश्किल है, हर एक राज्य को सौंपा गया है और राज्य में सरकार बदलने के बाद पॉलिसी बदली जा रही है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है रेटिंग एजेंसी के लिए, ऐसा दिखाई देता है। और यही वजह है कि उनका मानना है केवल स्टेबल सरकार के आने से कुछ नहीं होगा। जब वाकई में वो ग्रोथ होते हुए देखेंगे और सरकार का घाटा काबू में आते हुए देखेंगे, ये 2 क्राइटेरिया है, बिल्कुल सिंपल। ग्रोथ लौटेगी, सरकार का घाटा काबू में आएगा तो अपग्रेड हो जाएगा। तीसरे मोर्चे की सरकार आई तो एफआईआईज बड़े पैमाने पे बेचेंगे, रुपया गिरेगा, और वो एक ब्लीक सिनेरियो है जहां पर पूरी आशंका है कि फिर रेटिंग डाउनग्रेड होगा। जी प्रदीप, और अब इस मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के राजीव कुमार। राजीव, मूडीज की रिपोर्ट पर क्या कहेंगे आप? क्या आप मूडीज की इस बात से सहमत है कि सरकार कोई भी आए हालात नहीं बदलने वाले जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर अच्छी स्टेबल सरकार आती है, कोई एक ऐसी पार्टी जो कि बहुमत लेकर आती है, तो वो इस बात के लिए सक्षम होगी कि जो ज़रूरी रिफॉर्म मेजर्स हैं वो लेने में वो ले सके। और दूसरी चीज़ ये कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो एक स्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट से हमेशा इम्प्रूव होती है। अब वो उनका कहने का अभिप्राय ये है कि अगर कोई बहुमत से सरकार बनाता भी है तो मुश्किलें इतनी हैं इस समय कि फौरन इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ नहीं जाएगी। तो ये बात तो ठीक है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने में थोड़ा समय लगता है, मगर एक अच्छा इलेक्शन आउटकम, एक अच्छे इलेक्शन रिजल्ट से
वो नींव पड़ जाएगी कि जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर हो जाए। राजीव जी, लेकिन यहाँ पर मूडीज का कहना ये भी है कि जो दिक्कतें हैं वो ग्लोबल हैं, पूरी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो वही उसमें ही प्रॉब्लम है। तो आपको क्या लगता है कि ग्लोबल दिक्कतें खत्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा और उसके बाद फिर हम यहाँ बदलाव देखेंगे? देखिए, जहाँ तक ग्लोबल इकोनॉमी की बात है वो तो उनका प्रमाइस ठीक है कि इस समय जो ग्लोबल रिकवरी है वो काफ़ी फ्रेजाइल लग रही है। यूएसए और यूके में रिकवरी बढ़ी है, मगर यूरोप में अभी तक जो है वो डामाडोल है मामला, मगर जापान में भी बढ़ी है। तो मगर ये नहीं कहा जा सकता कि ग्लोबल इकॉनमी बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रही है। और ये बात सच है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अब ग्लोबल इकॉनमी से काफ़ी इंटीग्रेटेड है, जुड़ गई है और उसका असर उस पर पड़ता है। तो यहाँ तक तो उनकी बात ठीक है कि ग्लोबल रिकवरी क्योंकि बहुत सबल नहीं है, बहुत तेज़ी से नहीं हो रही है, इसलिए इंडियन इकॉनमी भी बहुत जल्दी से बढ़ने की उस पर उसका इंडियन इकॉनमी पर एक पॉजिटिव असर इतना नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक दूसरी चीज़ है जो उन्होंने कहा है कि एक पार्टी अगर आ जाए तो वो अपना जो है वो सारा इन्वायरमेंट बदलेगी, उसमें मेरी जो है वो सहमत उनसे नहीं है। क्योंकि एक सबल और सक्षम प्राइम मिनिस्टर आता है अगर अपनी बहुमत के साथ, तो वो बहुत जल्दी कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स कर सकता है जिससे कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पॉजिटिव हो जाए। और जो लोग आज सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान के बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो एफडीआई वाले हिंदुस्तान में आने से अभी तक डर रहे हैं या कदम नहीं ले रहे हैं, वो उसको लेने लगेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है ऐसी हालत में सेकेंड हाफ में 2014-15 के जो ग्रोथ है वो वापस आना शुरू हो जाएगी। राजीव जी ये है कि इस सरकार ने अभी अपने पिछले एक साल में भी कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनके की पॉजिटिव रिजल्ट हमें जुलाई के बाद देखने को मिल जाएंगे। खासतौर से जो डिसीजन कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ने लिए हैं और कई 1 लाख करोड़ के जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स क्लियर किए हैं, उससे भी ग्रोथ पर फ़ायदा पड़ने वाला है। और ये सारी चीज़ें अगर एक सबल सरकार बन जाती है तो जुलाई 2014 के बाद से हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। राजीव जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या मूडीज कुछ चीजों को ओवरलुक कर रही है, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट वित्त मंत्री ने कहा है और शायद 4.8% के दायरे में ही सीमित रहेगा। आज की जो खबर है कि व्यापार घाटे में भरपूर कमी आई है, करीब आधा हो गया है। क्या ये सब चीजें भी अगली सरकार को सपोर्ट करेगी, चाहे जो भी सरकार बनाए? नहीं, देखिए, रीसेंट स्टेप्स और जो डेटा है वो पॉजिटिव है इस समय। और जहाँ तक फिस्कल डेफिसिट की बात है, क्योंकि स्पेक्ट्रम सेल में अपेक्षा के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया और मुझे लगता है डिसइन्वेस्टमेंट में भी और आ जाएगा, तो ये संभव है। मुझे संभव लगता है कि 4.8 का जो फिस्कल डेफिसिट है वो अचीव हो जाए और उसमें ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड ना हो। और मगर हाँ, कुछ हद तक तो होगा और उससे निपटने के लिए आने वाली सरकार को थोड़ा जूझना पड़ेगा। जहाँ तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात है, मैं जो ये ट्रेड बैलेंस बेटर हुआ है मुझे उससे बहुत फ़ायदा नहीं लगता, क्योंकि इंपोर्ट ग्रोथ बहुत कम हो गई है और एक्सपोर्ट ग्रोथ अभी ज़्यादा बढ़ी नहीं है। और ये इंपोर्ट ग्रोथ कम होना जो है वो इकॉनमी के लिए अच्छा सिंबल नहीं है, अच्छा सूचक नहीं है, क्योंकि वो दिखाता है कि डिमांड इकॉनमी में कम हो गई है। तो मैं ये इस बात की उम्मीद करूंगा कि आने वाली नई सरकार एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए काफ़ी ध्यान दे। और आज इस साल का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो अभी 2011-12 के बराबर भी नहीं होगा, तो उनको बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है और उसमें कोई अच्छे कदम, एक सुदृढ़ कदम लेने की बहुत ज़रूरत है। जी, राजीव और प्रदीप, आप दोनों का ये बहुत शुक्रिया। तो तमन्ना, राजीव बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, जैसा उन्होंने शुरू में ही कहा मूडीज की रिपोर्ट के साथ, कि नई सरकार अगर स्थिर आती है तो देश के आर्थिक आधा हालात नहीं सुधरे। उन्होंने कहा कि दिक्कतें हैं, ग्लोबल लेवल पे भी हैं, देश की इकोनॉमी में, लेकिन काम होगा और चीजें सुधरेंगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आधा साल लग सकता है, रेंज ठीक ठाक से बहुत खराब है। यानी अगर नई सरकार आई तो सब कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन अगर अस्थिर सरकार आई तो बहुत खराब हो सकती है। बिल्कुल।
चलिए और चर्चा इस पर आगे, लेकिन फिलहाल ऑटो इंडस्ट्री की बात करते हैं। ऑटो कंपनियों की बिक्री पर लगा ग्रहण खत्म नहीं हो रहा है। जनवरी में पैसेंजर कारों की बिक्री में 7.5% से भी ज्यादा गिरावट आई है और ये 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। सीएम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके मुताबिक कमर्शियल व्हीकल्स की हालत तो और खस्ता है। जनवरी में कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री 21% घटकर 50,000 यूनिट के भी नीचे आ गई है। हालांकि मंदी के माहौल में भी कंपनियां टू व्हीलर्स बिक्री बढ़ाने में कामयाब रही है। और टाटा स्टील ने पेश किए शानदार तिमाही नतीजे, घाटे से निकलकर मुनाफे में आई कंपनी। अब बाजार में आखिर क्यों छाई है सुस्ती, ये भी देखिए इस ब्रेक के बाद। वोडाफोन टैक्स विवाद का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। दरअसल टैक्स के मुद्दे पर सरकार और वोडाफोन के बीच सुलह की प्रक्रिया नाकाम हो गई है। यही नहीं, वित्त मंत्रालय ने सुलह की प्रक्रिया को वापस लेने के लिए कैबिनेट नोट जारी किया है। साथ ही कानून मंत्रालय ने इसे मंजूरी भी दे दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपनी संवाददाता नयनतारा राय से। नयनतारा, क्या खबर है, बातचीत आखिर कहाँ फंस रही है? हाँ जी, हमें सूत्रों से ये पता लगा है कि जो कंसिलिएशन चल रहा था वोडाफोन और गवर्नमेंट के बीच में वो ब्रेक डाउन हो चुका है। 3 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक कैबिनेट नोट को प्रिपेयर किया था। उसमें ये बोल रहे हैं कि जो कंसिलिएशन की बातचीत चल रही थी वो ब्रेक डाउन हो चुकी है, उसको नहीं किया जा सकता। याद रखिए, पिछले जून 2013 में कैबिनेट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को अप्रूवल दिया था कि वो कंसिलिएशन करे वोडाफोन के लिए, जब ये टैक्स केस के बारे में बात कर रहे हैं। लॉ मिनिस्ट्री ने भी अप्रूवल दे दिया है कि कंसिलिएशन प्रोसेस को विड्रॉ किया जाए। इसका मतलब ये है अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट को रिकवर करने की पूरी कोशिश करेंगी। इसका मतलब ये है कि वोडाफोन को एक नोटिस मिल सकता है 20,000 करोड़ रुपए के लिए। वो उस पर प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट और पेनल्टी को लेके जाके 20,000 करोड़ की बातचीत चलेगी। तो अब ये देखना पड़ेगा कि वोडाफोन का अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन करेंगे या नहीं, क्योंकि कंसिलिएशन तो हो नहीं पाया। इसका कारण ये क्या है? गवर्नमेंट चाहती थी कि जो कंसिलिएशन हो वो इंडियन आर्बिट्रेशन लॉज के अनुसार हो, लेकिन वोडाफोन चाहते थे कि वो एक यूनिक ट्रायल को फॉलो करें, मतलब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन लॉज के अंडर कंसिलिएशन की जाए। वोडाफोन ये भी चाहते थे कि जो उनका दूसरा डिस्प्यूट चल रहा है, ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट जो चल रहा है, उसको इसी कंसिलिएशन में किया जाए, उसका कंसिलिएशन का स्कोप को बढ़ाया जाए। फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं चाहती थी कि ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। तो नटशेल में अब यही बात हुई है, कंसिलिएशन टॉक्स ब्रेक डाउन हो चुके हैं। अब देखना पड़ेगा कि कैबिनेट कब अप्रूवल देगी कि कंसिलिएशन प्रोसेस को विड्रॉ किया जाए ऑफिशियली। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिकवरी करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया नयनतारा। देश की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी टाटा स्टील ने आज उम्मीद के मुकाबले नतीजे पेश किए हैं। कंपनी जहां घाटे से निकलकर मुनाफे में आ गई है, वहीं कंपनी की आय में 14% का उछाल देखने को मिला है। नतीजों पर विस्तार से जानकारी लेते अब हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे से। वरुण, क्या हाइलाइट्स रही रिजल्ट्स की? देखिए, टाटा स्टील के जो नतीजे वो हमारी उम्मीद से कुछ बेहतर है। रेवेन्यूज, मार्जिन्स, हर एक फ्रंट पे कंपनी ने हमारे एस्टिमेट्स को बीट किया है। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ कमी देखने मिली है। वैसे भी बाजार उम्मीद लगा के चल रहा था कि 300 से 800 करोड़ के बीच में प्रॉफिट आएंगे और पैट उसके बीच में करीब 503 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने क्लॉक किया है। लेकिन स्टैंड ऑन बेसिस पे रेवेन्यूज में कुछ दबाव था। हालांकि वहां पे ऑपरेशनल फ्रंट में अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला, करीब 200 बेसिस पॉइंट की बढ़त स्टैंड अलोन बेसिस में देखने मिली। पैट में करीब 45% का बढ़त था, लेकिन यहाँ पे 264 करोड़ की अदर इनकम थी। अगर इसे निकाल दे तो स्टैंड अलोन बेसिस पे करीब 20% की बढ़त देखने मिली प्रॉफिटेबिलिटी में। लेकिन सबसे अहम जो यहाँ देखने लायक होगा वो है यूरोप का ऑपरेशंस। पिछले 3 क्वार्टर से अच्छे प्रदर्शन वहाँ देखने मिल रहा है और ये जो टर्न अराउंड स्टोरी है यूरोप में वो इस बार भी जारी रही। इनकी जो एबिटा लेवल पे अगर आप देखें तो 428 करोड़ के लॉस के अगेंस्ट कंपनी ने 860 करोड़ का एबिटा लेवल पे प्रॉफिट क्लॉक किया है, जो कि काफी पॉजिटिव है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया का जो बिजनेस है उसमें भी अच्छा प्रदर्शन देखने मिला। लेकिन एक जो की कंसर्न है वो इनके डेट को लेके है, वो उसमें करीब 10% की बढ़त देखने मिली है। तो डेफिनेटली इसकी क्लैरिटी मैनेजमेंट से अवेटेड होगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जो इनके रिजल्ट्स है वो हमारी उम्मीद से बेहतर कहने लायक है। शुक्रिया वरुण। सुदीप बंदोपाध्याय का मानना है कि कल टाटा स्टील के शेयर में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। उन्होंने फिलहाल के लिए मेटल सेक्टर से दूर रहने की सलाह दी है। सुदीप के मुताबिक चीन से दबाव के कारण उम्मीदें काफी कम है। मार्केट के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट आया है और कल मैं इसमें बहुत कोई अपसाइड काउंटर में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आई वोंट बी सरप्राइज कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इस काउंटर में हो जाए और थोड़ा बहुत दबाव में काउंटर आए कल।
टाटा स्टील के बारे में आपने पूछा तो हम लोगों का व्यू हमेशा पिछले 6-8 महीने से रहा है कि मेटल सेक्टर और कमोडिटी रिलेटेड सेक्टर से थोड़ा निवेशक को दूर रहना चाहिए। इसका मुख्य कारण टाटा स्टील से जुड़े नहीं है, इसके मुख्य कारण ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। और जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था, चाइना के इकोनॉमी में बहुत बड़ा दबाव है और जैसे कि हम लोग जानते हैं चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़, नॉन एग्री कमोडिटीज़ एटलीस्ट। बाजार में सुस्ती का माहौल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले 10 दिनों से बाजार बेहद छोटे से दायरे में फंसा नजर आ रहा है। आज सेंसेक्स करीब 30 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। बाजार का पूरा हाल बता रहे अब हमारे मार्केट से एडिटर अनिल सिंह भी। भारतीय बाजारों में आज फिर से सुस्ती का माहौल छाया रहा। काफी पॉजिटिव खबरें थी। एशियाई बाजारों में मजबूती थी, ट्रेड डाटा अच्छा है, नेस्कॉम ने आईटी का गाइडेंस बढ़ाया, टाटा मोटर्स के नतीजे बेहद शानदार थे, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी 6100 के आसपास पहुंचते ही थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। ये एक साफ संकेत मिल रहा है। तो सुस्ती रही। हाँ, ये अलग बात है कि ज्यादातर वक्त आज हमने पूरे दिन भर पॉजिटिव ट्रेड किया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी सुस्ती के साथ ही बंद होते हुए दिखे। यही वजह कि बढ़ने गिरने वाले शेयरों की तादाद लगभग बराबर, वॉल्यूम्स कम होते हुए दिखे 1,05,000 करोड़ के आसपास। ऑयल एंड गैस शेयरों में अच्छी तेजी दिखी। आईओसी, बीपीसीएल और ओएनजीसी जैसे दिग्गजों ने इसे लीड करने का काम किया। वहीं शुगर शेयरों में आज सीसीए की बैठक होने वाली, उससे पहले एक अच्छी मजबूती का रुझान दिखा। शक्ति शुगर के नतीजे भी आज आते हुए नजर आए। इनके अलावा निफ्टी पर जिन शेयरों में बड़ा एक्शन दिखा, एचसीएल टेक, नेस्कॉम के गाइडेंस के साथ ही स्टॉक 4% बढ़कर बंद हुआ। टॉप गेनर टाटा स्टील भी आज नतीजों के दिन मजबूत था 2%। और निफ्टी पर अगर कमजोर शेयरों का जिक्र करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज लीड करने का काम किया कमजोरी को, और हिंडाल्को में भी फिर से कमजोरी दिखी। नतीजों के दम पर बड़ा एक्शन जिन शेयरों में दिखा, कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजा है उनमें टाटा मोटर्स और जेपी एसोसिएट। टाटा मोटर्स ने बेहद शानदार नतीजे पेश किए, लेकिन तेजी सिर्फ 3% की हुई। जेपी एसोसिएट नीचे खुला लेकिन वहीं से रिकवर करता हुआ दिखा। एनएमडीसी ने भी अपने नतीजे पेश किए, लेकिन छोटे शेयरों में एस्ट्राजेनिका ने नतीजों के बाद बेहद शानदार प्रदर्शन किया और धनलक्ष्मी बैंक और बीजीआर नतीजों के बाद आज कमजोर रहे। आज जो नतीजे आए, डॉक्टर रेड्डीज नतीजे ठीक ठाक थे, लेकिन स्टॉक पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी। एबी केमिकल्स और बजाज इलेक्ट्रिकल्स जैसे कैश मार्केट के स्टॉक काफी तेजी से ऊपर बंद होते दिखे, और वैसा ही रुझान हिंदुजा ग्लोबल, इंडियन होटल जैसे शेयरों में भी दिखा, जिनके आज नतीजा है। इनस्विफ्ट लैब कमजोरी के साथ बंद हुआ। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, प्रतिभा इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों ने भी आज अपने नतीजे पेश किए, और प्रिज्म सीमेंट के भी। खबरों के दम पर जिन शेयरों में बड़ा एक्शन दिखा, मनापुरम और मुथूट, यहाँ पर खबरें आ रही कि सरकार गोल्ड इंपोर्ट करने पर थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देने पर विचार कर सकती है, और इन शेयरों में बड़ी तेजी देखने को मिली। वीजा स्टील में कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स के बाद स्टॉक में 3% की मजबूती नजर आई। तो ओवरऑल एक सुस्ती का दिन, लेकिन बाजार ने काफी टाइट रेंज में आज फिर से कारोबार किया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर साधा निशाना, और नरेंद्र मोदी पर अमेरिका ने अपना रुख नरम किया। देखिए दोनों खबरें इस ब्रेक के बाद। महंगाई बढ़ रही है और डे बाय डे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सैलरी इज़ फिक्स। अभी स्कूल में जाना है, फीस है, घर के खर्चे हैं, तो बजटिंग हो ही नहीं पाती है एक्चुअली। तो अगर 10,000 की सैलरी है या 10,000 के खर्चे को आज हम 35,000 में तो नहीं कर सकते। द थिंग इज़ कि फाइनेंस मिनिस्टर से यही कहना है कि कुछ करें ऐसा कि जिससे हमारी भी कुछ सेविंग्स हो। Presented by Binani Cement, सदियों के लिए। In association with JK Wall Putty, दीवारें बोल उठेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सरकार और रिलायंस पर साठ-गांठ के आरोप लगाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज केजरीवाल ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने KG-D6 की गैस के दाम बढ़ाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज को गलत फायदा पहुंचाया है। केजरीवाल ने एंटी करप्शन ब्यूरो को पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, मुकेश अंबानी समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। केजरीवाल ने कहा कि गैस की कीमत बढ़ाने का सरकार ने जो फैसला लिया है, उसे टालने के लिए वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखेंगे। आज हमने एंटी करप्शन ब्रांच को आदेश दिए हैं कि इसमें क्रिमिनल केस फाइल किया जाए। श्री मुरली देवरा के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किया जा रहा है। श्री वीरप्पा मोइली के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। श्री VK सिब्बल जो कि डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन थे उस टाइम, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। श्री मुकेश अंबानी जी के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ एंड अदर्स। उधर जानकारों ने अरविंद केजरीवाल के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि राज्य केंद्र के फैसले के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकता है। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने तो केजरीवाल की अज्ञानता पर हमदर्दी जताई। उन्होंने कहा कि गैस की कीमतें नियमों के तहत ही तय की गई हैं। I think I should sympathize with his ignorance. He should know how the government functions, how these things are done, and price. In fact, I took the special interest to ensure that the CNG and PNG prices are reduced. He should know that. It is not the question of Mukesh or Devara or everybody. He should know that there should be certain system for fixing the prices, and nothing is done without expert advice and also with regard to the availability. You should know. You should also know. He thinks that just like taking water from through a bucket from a well, we cannot take the oil like that. उधर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया है। कंपनी ने कहा कि उसे दिल्ली सरकार के एफआईआर से हैरानी हो रही है। उसके मुताबिक केजरीवाल की शिकायत और आरोप पूरी तरह से निराधार है और दिल्ली सरकार के आरोपों में जरा भी दम नहीं है। कंपनी ने बताया कि उसके खिलाफ आरोप उन्हीं लोगों ने लगाए हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका दायर की थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साफ कर दिया है कि वो अपनी साख बचाने के लिए सभी जरूरी कानून कदम उठाएगी। वैसे दिल्ली सरकार के फैसले से आज शेयर बाजार में रिलायंस के शेयरों पर असर दिखा, लेकिन ऑयल सेक्टर के एक्सपर्ट्स को केजरीवाल की बातों में दम नजर नहीं आता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर के जाने माने एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा ने कहा कि अगर केजरीवाल के पास सबूत हैं तो उन्हें सामने रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति करने में देश के निवेश पर बुरा असर पड़ेगा। They are not giving any evidence. I think if they really know something, for instance, which energy experts like me, we do not know, and I think then it's very important. In fact, I've been in touch with them and I said, why don't you show me some evidence? And they have promised to show me, but I have not been shown anything so far. To me, it looks like it's more politics than economics. Will lead to basically a situation that foreign investment, which we desperately need in deep water exploration production, would stop coming. It has already stopped, but there have been some renewed efforts and there have been some response. But even that would, for instance, disappear, and it would eventually lead to some kind of economic anarchy. And I think they should realize that it's a very extremely sensitive sector. Gas is central to India's economic growth. So play politics by all means, but for God's sake, don't play politics with energy sector. बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका से अच्छी खबर है। मोदी को वीजा देने से बार-बार मना करने वाला अमेरिका अब यू टर्न की तैयारी में दिख रहा है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि वो मोदी का 9 साल से जारी बहिष्कार खत्म करना चाहता है। अमेरिकी राजदूत नैन्सी पावेल ने सरकार से बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से मिलने की इजाजत मांगी है। सरकार ने मुलाकात की इजाजत दे भी दी है। मुलाकात की संभावित तारीख 14 या 15 फरवरी हो सकती है, जब नैन्सी पावेल अहमदाबाद में मोदी से मिल सकते हैं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में केंद्र सरकार के साथ साथ वहां की पटनायक सरकार पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि पटनायक सरकार ने राज्य में 14 साल में बेहद पिछड़ा कर दिया है और राज्य के लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। उड़ीसा के हाल देख करके, उड़ीसा की बर्बादी देख करके अगर सबसे ज्यादा आज कोई दुखी होगा तो बीजू बाबू दुखी होंगे। जहां बैठे होंगे बीजू बाबू को दुख होता होगा, बीजू बाबू को पीड़ा होती होगी कि क्या मेरा उड़ीसा ऐसा हो गया। वोटर अकाउंट पेश होने में कुछ ही दिन बचे हैं। वित्त मंत्री से क्या है एक्सपोर्टर्स की उम्मीद है, ये सुनाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। साथ ही हाउसवाइफ्स क्या चाहती हैं वित्त मंत्री से, ये भी देखिए थोड़ी ही देर में। यकीनन आज आए ट्रेड डेटा उत्साह बढ़ाने वाले हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी फीओ का मानना है कि सरकार अगर एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ावा दे तो तस्वीर और सुधर सकती है। देश का एक्सपोर्टर इस बजट से क्या चाहता है, इस बारे में बात की हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने देश के जाने माने एक्सपोर्टर्स से।
हमारे साथ हैं मिस्टर अजय सहाय जो कि CEO एंड DG FIO हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एक्सपोर्ट सेक्टर ओवरऑल एक अच्छा नंबर लेकर आया है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन आगे अगर हम 4 से 5 महीनों की बात करें, क्या इस स्थिति को बरकरार रखा जा सकेगा? देखिए, एक्सपोर्ट्स के अगर आप नंबर देखिए तो जुलाई टू अक्टूबर डबल डिजिट ग्रोथ थी, वो अब सिंगल डिजिट ग्रोथ आ गई है। हमें ये लगता है कि हम 325 बिलियन का टारगेट जरूर अचीव कर लेंगे, थोड़ा एक्सीड भी कर जाएंगे। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम एक्सपोर्ट सेक्टर की है वो दो है, एक तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, दूसरी मार्केटिंग की एफर्ट्स की ज़रूरत है। जहाँ तक लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को एड्रेस करने का व्यू है, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने सपोर्ट भी किया है और हमें ये लगता है कि एक्सपोर्ट्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में लाना चाहिए, जिससे फ्लो ऑफ क्रेडिट बढ़ सके और कॉम्पिटिटिव क्रेडिट मिल सके। क्योंकि अभी जो मार्केटिंग सपोर्ट है वो टोटल सपोर्ट करीब 200 करोड़ रुपए का है। 200 करोड़ के सपोर्ट से आप $300 बिलियन के एक्सपोर्ट सस्टेन नहीं कर सकते। विश्वनाथ जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप गारमेंट टेक्सटाइल सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, ओवरऑल नंबर में सुधार हो रहा है, लेकिन अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करें, क्या वजह आप मानते हैं कि जितनी तरक्की उसमें दिखाई जानी चाहिए थी, अभी तक उस टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाए हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो सरकार ने इंसेंटिव स्कीम बना रखी है, जैसे 2% या 3% वो आपको दे रहे हैं, वो स्कीम कंटिन्यू करें 7-8 महीने। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर हम टेक्सटाइल गारमेंट की बात करें तो काफ़ी लेबर इंटेंसिव सेक्टर है ये। अब बात करेंगे सुरेश मदान जी से। सुरेश मदान जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपके सेक्टर की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की बात की जाए, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की सिचुएशन फिलहाल आपको क्या दिखाई दे रही है? गवर्नमेंट ने अभी तक काफ़ी ध्यान दिया था सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के ऊपर। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था हार्डवेयर का, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं था। बट गवर्नमेंट ने अभी नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एक निकाली है, जिसमें कि वो नाउ दे आर थिंकिंग कि हम हार्डवेयर की जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा दें। बट उसके लिए बहुत सारी सुधार की ज़रूरत है। जब तक हम यहाँ अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, हमारे को चाइनीज़ इंपोर्ट का जो थ्रेट है वो हमेशा ही बना रहता है, हमेशा ही आता है। चाइनीज़ की इतनी इंपोर्ट हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की, हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट की इंडस्ट्री नहीं है। वी हैव टू हैव अ कंपोनेंट इंडस्ट्री, चिप मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री नहीं है। आपका ये कहना है कि सॉफ्टवेयर गुड्स के साथ साथ अब वक्त आ गया है कि हार्डवेयर गुड्स को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अच्छे कदम उठाए। बंसल जी, BK बंसल जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम इंजीनियरिंग गुड्स की बात करें तो आपके सेक्टर में किस तरह की चुनौतियाँ हैं और किस तरह से इनमें सुधार लाया जा सकता है? ये लेबर इंटेंसिव भी है, लेकिन कॉस्ट कॉम्पिटिटिव में प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो पहले इंसेंटिव्स थे वो इंसेंटिव धीरे धीरे सब खत्म हो गए, तो कंपटीशन की दिक्कत है इसके अंदर। अगर पॉलिसीज़ को देखा जाए दोबारा से तो रीएस्टेब्लिश हो सकते हैं इसके अंदर। खास मेहमानों से हमने जाना कि किस तरह से एक्सपोर्ट सेक्टर में सुधार किया जा सकता है और उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री का ध्यान इन सभी सुझावों की तरफ जाएगा ताकि एक्सपोर्ट सेक्टर को एक नई दिशा मिल सके। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Presented by Binani Cement, सदियों के लिए। In association with JK Wall Putty, दीवारें बोल उठेंगी। और पिछले 10 साल में सब्जी से लेकर सिलेंडर, हर चीज के दाम आसमान पर। ऐसे में जाहिर है एक होम मेकर के लिए घर स्मूथली चलाना मुश्किल हो रहा है। हमारी संवाददाता मिली मुंबई के एक होम मेकर से और जाना कि वो क्या चाहते हैं सरकार से। सीना मात्रे मुंबई के विलेपार्ले में रहने वाली एक अपर मिडिल क्लास हाउसवाइफ है। सीना के पति एक IT कंपनी में टॉप मैनेजमेंट की पोस्ट पर है और अधिकतर बाहर रहते हैं। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी सीना पर होती है। लास्ट 10 साल में ग्रेजुअली द प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज और द नॉर्मल ग्रोसरीज और वेजिटेबल्स इट हैज़ गॉन अप बाय नियरली 50%। दाम बढ़ गए, इसके कारण हम लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो द बजट ऑफ द हाउस, नॉर्मल बजट ऑफ द हाउस हैज़ गॉन अप बाय 50%। अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए सीना अपने खर्चों में कटौती तो नहीं कर पा रही है और इसका बुरा असर रिटायरमेंट के लिए जमा हो रहे कॉर्पस पर हो रहा है। सीना के पास 2 मेड्स है। बढ़ती महंगाई की वजह से उनकी सैलरी भी बार बार बढ़ानी पड़ रही है। उनका बेटा कॉलेज में पढ़ता है और पिछले 3 साल में उनके खर्चों में खासकर फीस और ट्रैवल एक्सपेंस में काफी इजाफा हुआ है और यही वो सरकार से ध्यान देने की मांग कर रही है। हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, बच्चों के खर्चे बढ़ गए हैं। मेरा लड़का कॉलेज जाता है तो उसकी ट्यूशन फीस, उसकी
कम्यूटिंग के लिए जो खर्चा रहता है वो भी, बिकॉज द पेट्रोल हैज़ गॉन अप, पेट्रोल और डीजल हैज़ गॉन अप, सो एवरीथिंग हैज़ इंक्रीज्ड। नीलसन कंपनी और प्रिंसिपल रिटायरमेंट एडवाइजर्स इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक 2014 में लोगों को कोई खास राहत की उम्मीद नहीं है। 48% लोगों का मानना है कि इकोनॉमी की हालत और खराब हो सकती है। 79% लोग फ्यूल प्राइसेस को लेकर चिंता में हैं। 69% खाने पीने की चीजों के बढ़ते दाम से परेशान है और इतने ही लोगों की चिंता है बेरोजगारी। और 43% लोग शेयर बाजार में अपने निवेश को लेकर चिंतित है। ऐसे में सीना जैसी होम मेकर्स अपनी आने वाली सरकार से इन सभी चिंताओं पर ठोस कदम उठाने की मांग कर रही है। मैं ये चाहूँगी कि आम आदमी लोगों के लिए वो टैक्स कम कर दे, बिकॉज एक आम आदमी है जो टैक्स देता है, बाकी कोई लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। सो इवन इफ हम अर्न कर रहे हैं, हम जो सेव करते हैं उस पर भी टैक्स है। सो टैक्स अगर थोड़ा कम कर दिया जाए हम लोग के लिए, फैसिलिटीज़ बढ़ा दी जाए, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं एंड बच्चों की एजुकेशन पे है, तो वो सब काफ़ी हेल्प करेगा हमें। Presented by Binani Cement, सदियों के लिए। In association with JK Wall Putty, दीवारें बोल उठेंगी। और जल्दी कंपनी के साथ पीएफ अकाउंट नंबर नहीं बदलेगी, क्या है नई योजना, बताएंगे ब्रेक के बाद। और आईएम जैसे बड़े संस्थानों में भी दिख रहा है मंदी का असर। पूरी डिटेल देखिए थोड़ी ही देर में। अब आपको नौकरी बदलने पर पीएफ अकाउंट बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी ईपीओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन परमानेंट पीएफ अकाउंट की सुविधा शुरू करने जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने इस पूरे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट अगले हफ्ते तक देने के लिए कहा है। अगर आप नौकरी बदलने के बाद पीएफ ट्रांसफर कराने से जूझ रहे हैं तो जल्द ही आपकी इस समस्या का समाधान हो सकता है। प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स को यूनिवर्सल नंबर मुहैया कराने की तैयारी करीब पूरी कर ली है। कोर बैंकिंग की तर्ज पर पूरे सिस्टम को तैयार किया गया है। यूनिवर्सल पीएफ अकाउंट नंबर के लिए बनाए गए एक्शन प्लान के तहत सेंट्रल सर्वर सिस्टम को इंस्टॉल किया जा रहा है और इस सर्वर को 123 फील्ड ऑफिसेज के साथ जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार इस नई सुविधा को लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में लागू करना चाहती है। शायद यही वजह है कि श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ को अगले हफ्ते तक इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देने के लिए कहा है। हम चाहते हैं कि एक ही प्रोविडेंट फंड नंबर हो, एम्प्लॉय सेंट्रिक बने ऑर्गेनाइजेशन और एक ही प्रोविडेंट फंड नंबर हो। उसको हम कह रहे हैं कि परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाए। जब भी वो एम्प्लॉयमेंट चेंज करे तब भी उसका परमानेंट अकाउंट नंबर वही रहे, उसके पास अकाउंट नंबर चला जाए और परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाए, ताकि उससे ट्रांसफ़र वाली जो दुविधा है वो भी हल हो जाएगी और एक ही नंबर रहेगा उसका थ्रू आउट एम्प्लॉयमेंट जब तक है। उससे पेंशन की सुविधा भी, पेंशन की दिक्कत भी हट जाएगी। इस सेवा के शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा फायदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारियों को होगा, जिन्हें हर थोड़े वक्त के बाद अपनी नौकरी बदलनी पड़ती है। हालांकि इससे पहले भी ईपीएफओ की ओर से 3 बार परमानेंट अकाउंट नंबर देने की शुरुआत की गई, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते ऐसा नहीं हो सका। लेकिन इस बार इस सुविधा को सही तौर से लागू करने के लिए ईपीएफओ ने कमर कस ली है। परमानेंट पीएफ अकाउंट नंबर से जुड़ी पेचीदगियों को नए सिरे से समझने के लिए अतिरिक्त सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर राजेश बंसल की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट शुक्रवार को ईपीएफओ को सौंपेगी। बताया जा रहा है कि ईपीएफओ की तरफ से रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद श्रम मंत्रालय भेजा जाएगा ताकि इस सुविधा को जल्द से जल्द अमल में लाया जा सके। दीपाली नंदा, दिल्ली। आईएम जैसे बड़े संस्थान छोटे संस्थानों से पिछड़ते दिख रहे हैं। मंदी के चलते आईएम अहमदाबाद में इस साल के फाइनल प्लेसमेंट में बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी कई बड़ी कंपनियां नहीं दिखी। जानकार मानते हैं कि वैश्विक मंदी के चलते कई कंपनियां अपने खर्च कम करने में लगी हैं, जिसका असर दिख रहा है प्लेसमेंट पर। देश के सबसे बड़े मैनेजमेंट संस्थान आईआईएम अहमदाबाद में पिछले 3 साल में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि उसके फाइनल प्लेसमेंट में जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड जैसी कंपनियां नहीं आईं। आईआईएम अहमदाबाद में 5 फरवरी से शुरू हुई प्लेसमेंट का पहला दौर 9 फरवरी को खत्म हो गया, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा 18 ऑफर्स कंसल्टिंग कंपनियों ने ही दिए हैं।
मैनेजमेंट संस्थान के जानकारों के मुताबिक यूरोप और अमेरिका की मंदी के चलते इन देशों में बढ़ती बेरोजगारी और भारत के दूसरे मैनेजमेंट संस्थान से अच्छे स्टूडेंट्स मिलने के कारण अब IIM के प्रति इन कंपनियों का झुकाव कम होता जा रहा है। यहाँ की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के पे पैकेजेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो फॉरेन ग्रेजुएट्स में टॉप 30-40 को निकाल के बाकी की स्कूल्स के एवरेज पैकेज और यहाँ के टॉप रैंकिंग स्कूल के एवरेज पैकेज के बीच में जो गैप रहती है वो गैप कम हो जाएगी। अगर वो गैप कम हो जाएगी तो ज्योग्राफिकल पैटर्न ऑफ प्लेसमेंट में भी फर्क पड़ सकता है। दे मे रिक्रूट फ्रॉम यूरोप और US, नॉर्थ अमेरिका। 2013 के प्लेसमेंट में भी कंसल्टिंग और मार्केटिंग कंपनियों ने सबसे ज्यादा ऑफर दिए थे। इसके बाद नंबर आता है बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों का, जिसमें बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC, बार्कलेज बैंक, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे कई बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर शामिल थे। लेकिन इस बार पहला दौर खत्म होने तक इनमें से कई बड़ी कंपनियां IIM अहमदाबाद में नहीं दिखी हैं। हमें सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत की कई ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां और बड़े मीडिया हाउस IIM के स्टूडेंट्स के लिए अच्छे ऑफर्स लेके आ रहे हैं। लेकिन जहां तक सैलरी का सवाल है, जानकारों का कहना है कि दिखने में भले ही इस वर्ष की सैलरी थोड़ी ज्यादा दिखे, लेकिन रुपये के मुकाबले डॉलर 20% तक महंगा हुआ है, ये भी एक वजह हो सकती है। मनीष देसाई, अहमदाबाद। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।